हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अनफोल्डेड। फिजिक्स अनफोल्डेड में आपका स्वागत है। तो आज हम मैग्नेटिक फील्ड का वो पार्ट पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड पर्पज से भी और कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, है ना। एक सर्कुलर लूप है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये सर्कुलर लूप है ना। इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसके सेंटर पे तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था। कितना आया था? μ0I/2r। लेकिन क्या होगा कि ये जो है सर्कुलर लूप वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, वर्टिकल प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, और इस सर्कुलर लूप के सेंटर से इसके एक्सेस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे है ना। एक्सेस पे कोई पॉइंट P है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फाइंड करेंगे, ये आज हम जानेंगे। इसका डेरिवेशन भी जानेंगे, इसका एप्लीकेशन भी जानेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। देखो, ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। अभी हम केवल वन टर्न के लिए पढ़ रहे हैं कि सर्कुलर लूप में केवल एक टर्न है। ठीक है, देखो इसमें करंट I फ्लो हो रहा है सर्कुलर लूप का, रेडियस R है। ठीक है, इसके सेंटर O से इसके एक्सेस पे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस डायग्राम को समझो, डेरिवेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखो, दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले लो, दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले लो। ठीक है ना। छोटा छोटा लेंथ ले लो, डीएल डीएल, आइडियल और आइडियल, है ना। करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब यहाँ देखो, I इंटू डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। अच्छा, मान लो लूप ऐसे है ना, लूप ऐसे है ना, डायमेट्रिकली अपोजिट, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो सोचो कि जब करंट आइडियल इधर जा रहा है ना, आइडियल किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। देखो ऐसे वर्टिकल प्लेन में है, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे है लूप, करंट ऐसे आ रहा है। तो आइडियल इधर हो गया। अब देखो, आइडियल के वजह से मैंने राइट हैंड पाम रूल बताया था कि यदि एक करंट कैरिंग वायर है ना, और मान लो इधर मेरे सामने कोई पॉइंट है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम कैसे करते थे? इसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में थंब रखते थे, और उस पॉइंट के डायरेक्शन में हम चारों फिंगर्स को रखते थे। तो जो पाम होता था वो आउट टू द पेज, देखो आउट टू द बोर्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता था। वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे, है ना। अब थोड़ा सा वो लगाने के पहले कुछ इसका जियोमेट्री देख लो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, जियोमेट्री क्या है? देखो, ये x है, ये r है, तो इस आइडियल से इस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r मान लो, r वेक्टर भी बोल सकते हो ना, r वेक्टर, है ना। ये आइडियल वेक्टर है, r वेक्टर है। तो ये कितना एंगल बना रहा है उसको मान लो आप थीटा, है ना। OP लाइन से ये लाइन कितना एंगल बना रहा है? थीटा। P से इस आइडियल का डिस्टेंस कितना? स्मॉल r इक्वल टू √r² प्लस x², पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर है? अच्छा, देखो सिमेट्रिकल है, जितना डिस्टेंस r ऊपर है उतना ही डिस्टेंस r नीचे है। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लिए हैं, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस भी r इक्वल टू √r² प्लस x² हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, इस पॉइंट P पे इस आइडियल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी स्मॉल एलिमेंट के वजह से उसको हम dB का नाम देंगे। क्या? dB, एलिमेंटल फील्ड, छोटा सा फील्ड dB। क्लियर है? अब देखो, यहां देखो, आइडियल है ना, इधर जा रहा है, और पॉइंट किधर है? इधर है। तो आइडियल के डायरेक्शन में यदि हम थंब को रखें, और यहां देखना ऐसे, देखो रुको, आइडियल के डायरेक्शन में हम थंब को रखें और इस फिंगर को इस पॉइंट के डायरेक्शन में रखें,
तो पाम किधर जा रहा है, जस्ट इस लाइन के परपेंडिकुलर। देखो यहाँ देखो, आइडियल के डायरेक्शन में फिंगर को रखा हमने और ऐसे पूरा घुमा करके, ठीक है ना, इस फिंगर को इस पॉइंट के डायरेक्शन में रखा, तो पाम किधर जा रहा है, पाम इधर जा रहा है इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर है डीबी का डायरेक्शन। यही मेन इंपॉर्टेंट चीज था। वैसे ही सिमेट्रिकली यहाँ पे डीबी का डायरेक्शन, आइडियल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिंगर किधर है, देखो आइडियल इधर जा रहा है, ऐसे आ रहा है ना, और इधर जा रहा, आइडियल इधर जा रहा, फिंगर जैसे यहाँ पे आइडियल ऐसे आ रहा था, अब यहाँ पे इधर आइडियल इधर अंदर जा रहा है ना, तो थंब को किधर रखोगे, इधर के डायरेक्शन में ऐसे, और फिंगर को रखोगे इस पॉइंट के डायरेक्शन में, तो पाम किधर आया, ऐसे इस लाइन के परपेंडिकुलर। देखो थंब, फिंगर, पॉइंट पी के डायरेक्शन, पाम इस लाइन के परपेंडिकुलर आ रहा है, ये वाला। यही डायरेक्शन समझ में नहीं आता है तो ये डेरिवेशन बच्चों को समझ में नहीं आ पाता, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस किया। एक बार समझ में आ गया तो डेरिवेशन आपको रटना नहीं है, न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करोगे उसको, आप न्यूमेरिकल की तरह डेरिवेशन को करोगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ ये देखना, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। सिमिलरली नीचे वाला भी ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो ये डीबी इधर जा रहा है, ये डीबी इधर जा रहा है। अब देखो इस डीबी का इधर वाला कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा होता है, बट थीटा के जगह पे यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो डीबी कॉस 90 माइनस थीटा मतलब डीबी साइन थीटा इधर चला गया और डीबी कॉस थीटा ऊपर चला गया। वैसे ही नीचे वाले का डीबी कॉस 90 माइनस थीटा मतलब डीबी साइन थीटा इधर आ गया और डीबी कॉस थीटा इधर आ गया। ठीक है, इधर क्या होता है डीबी कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और डीबी साइन थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो इधर डीबी साइन थीटा हो गया, इधर डीबी कॉस थीटा, इधर डीबी साइन थीटा इसका वाला और इधर इसका वाला डीबी कॉस थीटा। अब देख रहे हो कोई भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लिए तो उसके डीबी कॉस थीटा कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर दिया और डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा एड अप हो गया। क्लियर है। अब ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होंगे, ऐसे 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 कई सारे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होंगे। ठीक है, सबका डीबी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, डीबी साइन थीटा ऐड हो जाएगा। क्लियर है। तो डीबी साइन थीटा और उसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, डायरेक्शन जा रहा है अलोंग द एक्सेस एंड अवे फ्रॉम द, इस करंट के डायरेक्शन जैसा हमने करंट लिया है उसके हिसाब से अवे फ्रॉम सेंटर जा रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर जा रहा है और अलोंग द एक्सेस है, एक्सियल वेक्टर यहां कह सकते हैं, अलोंग द एक्सेस है। ठीक है, तो हमें अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द पॉइंट P। तो हम देखो डीबी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो चुका है, डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है। तो बी नेट कितना हो जाएगा, बी एट पॉइंट P इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी साइन थीटा। क्लियर है, बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया, r बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और देखो, हमें डीबी निकालनी पड़ेगी तभी तो इंटीग्रेट करोगे, तो डीबी कैसे निकालोगे, कैसे करोगे भाई। हाँ देखो आइडियल है ना, आइडियल में बोला ऐसे आ रहा था, आइडियल ऐसे जा रहा है और ये लाइन जो है ये देखो एक सर्कुलर लूप का ये पार्ट है मान लो, और लाइन ऐसे आ रहा है, ये लाइन ये सर्कुलर लूप का ये आइडियल इधर आ रहा है और लाइन इस सर्कुलर लूप का पार्ट है ये आइडियल इधर जा रहा है
और ये लाइन जो आइडियल और पी को कनेक्ट करने वाला लाइन है वो ऐसे जा रहा है, तो क्या इनके बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं है? देखो भाई, एक जेड डायरेक्शन में जा रहा है, एक XY प्लेन में है, 90 डिग्री नहीं होगा। तो यहाँ पे आइडियल और आर परपेंडिकुलर है, तो ठीक है। अब देखो ये थीटा अलग है, और हम जो dB का फार्मूला लिखते हैं, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़े देर के लिए हम उसको थीटा नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऑलरेडी थीटा ले रखे हैं, तो यहाँ पे अल्फा मान लो, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर, करंट एलिमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, तो यहाँ तो ये इधर जा रहा है और ये XY प्लेन में है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अल्फा हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ आपने रख दिया dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन 90 डिग्री अपान आर स्क्वायर। तो कितना बन गया? सिंपल बन गया। ये यहाँ लिख देते हैं dB को, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल अपान आर स्क्वायर। dB बन गया आपका, यही तो dB चाहिए आपको। तो ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl अपान आर स्क्वायर। और साइन थीटा को कितना लिखोगे? कैपिटल R बाई दिस मच। तो साइन थीटा को लिख लो R बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बट R कितना है? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरे स्टेप में यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl R अपान, इसको लिखोगे आर स्क्वायर को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1 और इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। ठीक है, तो यहां देखो कितना आ जाएगा? B एट पॉइंट P इक्वल टू, यहां देखो म्यू नॉट अपन 4 पाई कॉन्स्टेंट, रेडियस कॉन्स्टेंट, करंट कॉन्स्टेंट है, x भी हमने फिक्स कर दिया है, x डिस्टेंस पे पूछा है, तो ये सभी चीजें कांस्टेंट है, बाहर निकल आएंगे। म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1 प्लस 1/2 3/2 इंटीग्रेशन dl। ठीक है, और यहाँ पे एक r छूटा है, ये r भी लोगे। ठीक है, म्यू नॉट आई आर अपन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 dl, यहाँ वेरिएबल तो इंटीग्रेशन dl। अब एक dl क्या है? छोटे छोटे लेंथ को ये जो सर्कुलर लूप के अराउंड यदि इसको इंटीग्रेट करोगे तो छोटा लेंथ छोटा करके उसका क्या बनेगा? सर्कमफेरेंस ही तो बनेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस इंटीग्रेशन dl इक्वल टू नथिंग बट 2 पाई r, तो यहाँ लिख दोगे B एट पॉइंट P इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट आई आर अपान 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू 2 पाई r। ठीक है, अब देखो पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, 2 बचा, यहाँ से आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये आपका फाइनल फार्मूला बन गया। B इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर इसमें हम और चीजें एलिबरेट करेंगे। पहले इतना समझो, है ना, इतना समझ लो और नोट कर लो, यही आपका डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है ये, बस समझो। ठीक है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, और इसको आपको लर्न करना है,
याद जरूर रखना है इस फॉर्मूला को। अलोंग द एक्सेस ऑफ द लूप, नोट कर लो। चलो नोट कर लिए हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा कुछ पार्ट मिटाते हैं, कुछ और भी चीजें समझेंगे इसमें, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहां पे देखो आप, ठीक है। हमने B निकाला, B एट पॉइंट P, इसको अब एक्सेस लिखेंगे ना, एक्सियल पोजीशन पे B एट एक्सेस कितना हो गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ पे मैंने शुरू में ही बोला था कि 1 टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज 1। अब इसमें n टर्न ले लें, n टर्न ले लें। अच्छा, यहाँ पे टर्न के बारे में क्या समझते हो? यदि हम इसके सर्कुलर कॉइल के n टर्न लेंगे तो क्या सभी वायर नेकेड वायर होंगे, सभी एक दूसरे को टच कर रहे होंगे? तो सभी एक दूसरे को टच कर लेंगे तो सिंगल वायर हो गया। ये सभी इंसुलेटेड वायर होते हैं, एक वायर दूसरे वायर को टच नहीं करेगा, डायरेक्ट टच नहीं करेगा, इंसुलेटिंग वायर होंगे, इंसुलेटेड। ऐसा हम कहें इसमें n टर्न है तो ये सभी इंसुलेटेड वायर हैं अलग अलग, और किसी एक में करंट I फ्लो हो रहा है तो I n टर्न है तो उसको आप NI ले लो बस, ठीक है। तो यदि इफ लिखोगे यहाँ पे लिखोगे इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज n, देन B एट एक्सेस कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I की जगह पे NI। ये ट्रिक याद रखो, ट्रिक क्या है, लॉजिकल भी है ना, कि एक टर्न में I तो टोटल कितने I है, NI, n टर्न तो NI R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, क्लियर है, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। बोर तो नहीं हो गए हो पढ़ते पढ़ते? पढ़ना तो तब भी पड़ेगा, चाहे बोर भी हो गए हो तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब क्यों ना हम इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखें कितना आएगा। अच्छा, इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो इस एक्स को खींचते खींचते लेफ्ट में लाएंगे, करते 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 एक्स यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या है, फॉर सेंटर ऑफ द लूप एक्स 0 हो जाएगी, इस एक्स को खींच के 0 कर देंगे, ठीक है। फॉर द सेंटर ऑफ द लूप के सेंटर के लिए x कितना हो जाएगा, 0। लूप के सेंटर के लिए x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो B एट सेंटर कितना हो जाएगा, x 0 करो यहाँ पे तो हो जाएगा म्यू नॉट NI R स्क्वायर
अपान 2r², x तो 0 हो गया के पावर 3/2, पावर 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा r इतना आ जाएगा μ0 NIR² अपान 2r³। अब देखो 2 पावर से 2 पावर कट गया और b एट द सेंटर कितना हो गया μ0 NI/2r। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 1 टर्न के लिए μ0 I/r, n टर्न के लिए μ0 I/2r। 1 टर्न के लिए हमने क्या पढ़ा था μ0 I/2r, और n टर्न हो तो i की जगह पे ni, μ0 NI/2r। क्लियर है? चलो, तो b एट सेंटर कितना हो जाएगा μ0 NI/2r। तो हमने यहां से भी ये चीज प्रूफ कर दिया, पहले भी हमने बायो-सवार्ट लॉ से प्रूफ किया था, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? मिटाओ, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट केस देखेंगे, मिटाते हैं, ठीक है, नोट करो। अब देखो, अब यहां देखो, सपोज x बहुत दूर है ना, समझो सब चीज रिलेटिव है। यहाँ पे ये लूप इतना बड़ा है और x बहुत दूर है, यहाँ पे पॉइंट P है, x बहुत बड़ा है, किसके रिलेटिव में? x इज मच ग्रेटर देन रेडियस, r के रिलेटिव में x बहुत बड़ा है। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में ये करेंगे कि x को नेग्लेक्ट कर देंगे या r को नेग्लेक्ट कर देंगे, जो छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे r को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों? x इज मच ग्रेटर देन r। अब मान लो x ये जो है 100 मीटर है और रेडियस 1 मीटर है, तो x² कितना हो जाएगा 10,000 और रेडियस स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। मान लो 2 भी रेडियस होता तो रेडियस स्क्वायर 4 ही रह जाता। 10,000 के बाद मतलब 4 का क्या ही वैल्यू है ना, उसमें जोड़ोगे तो लगभग 10,000 ही रहेगा। इसीलिए जो सबसे बड़ा है उसके रिस्पेक्ट में छोटे वाले को हम 0 कर लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट तो सेंटर वाला हो गया है। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ x is much greater than r, then r² plus x² इक्वल टू हम x² लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? b एट एक्सेस कितना हो जाएगा इस केस में? μ0 I/r²। अब देखो, कहोगे कि सर r तो बहुत छोटा है तो यहाँ भी 0 कर दो, तो पूरा ही 0 हो जाएगा, है ना। हम सब चीज रिलेटिव थिंग्स में देखते हैं, रिलेटिव के टर्म में देखते हैं, है ना। यहाँ भी ये रिलेटिव थिंग्स हैं, है ना, कि देख रहे हैं कि किसके रिस्पेक्ट में बड़ा। यहाँ तो r अकेले है तो उसको हम नहीं छुएंगे, यहाँ देखेंगे r इसके साथ है तो x² प्लस r² को हम लगभग x² के बराबर पुट कर देंगे। यहाँ रखो, μ0 I/r² अपान 2, r को 0, r² को इसके रिस्पेक्ट में 0 रख दोगे तो x² के पावर 3/2 कितना हो जाएगा x³, ठीक है। μ0 I/r² अपान 2x³, μ0 I/r² अपान 2x³, ठीक है। अच्छा, यदि नंबर ऑफ टर्न्स n है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे n भी रख लो तो यहाँ भी n रख लो। μ0 I/r² अपान 2x³, क्लियर है ना। व्हेन x इज मच ग्रेटर देन r, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन देखेंगे।
देखो अब तीसरा कंडीशन हम ये लेंगे कि अब देखो एक तो x को 0 कर दिया, एक को x को बहुत बड़ा कर दिया। अब हम तीसरा कंडीशन लेंगे कि ये जो लूप है इसके सेंटर से बहुत छोटे डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, मतलब इसका रेडियस तो बहुत बड़ा है। चाहे से दिखाओ और बढ़िया लगेगा, है ना। अगर बढ़िया दिखेगा नहीं तब तक बढ़िया समझ में कैसे आएगा। लूप बहुत बड़ा है और ये पॉइंट है ना। बस यहीं पे है P। ये x जो है इस R से बहुत छोटा है, मीन्स इफ x इज मच लेस देन R, तब क्या होगा, x इज मच लेस देन R, तब क्या होगा, B, है ना। कितना लिखेंगे हम, यहाँ लिखो फॉर्मूला तो वहीं लिखोगे, म्यू नॉट NI R² अपान 2R² प्लस x² के पावर 3/2। क्लियर है। अब कह रहा x बहुत कम है तो क्या फिर से x को 0 कर दें, है ना। कहोगे सर आपने तो बताया था कि एक दूसरे के रिलेटिव में बहुत कम होगा तो उसको 0 कर देंगे। x बहुत कम है, r बहुत बड़ा है, वहीं 100 वाला कहानी है, 10,000 हो जाएगा, ये 2x2 है तो 4 हो जाएगा। तो क्या ना x को 0 कर दें। x को 0 करते ही यहाँ पे आपका सेंटर वाला फार्मूला आ जाएगा BC। कितना आ जाएगा, देखो x 0 करते ही 2 से 2 कट जाएगा, r³ r² कट जाएगा, म्यू नॉट I/2r, म्यू नॉट I/2r, और n भी रहेगा म्यू नॉट NI/2r। ठीक है ना, म्यू नॉट NI/2r। क्लियर है। ये तो सेंटर वाला हो गया, बट ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछेगा, है ना। इसलिए तो थर्ड केस हम बना के बता रहे हैं आपको। ठीक है, यहां देखो ये नहीं होगा तो क्या होगा सर, देखो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, इसको मिटाता हूं, इस जगह का मुझे यूज करना पड़ेगा, है ना। देखो इफ 1 प्लस x में के पावर n लिखो, और इफ x इज मच लेस देन 1, x जो है 1 से बहुत कम है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं 1 प्लस nx। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम, मैथ में पढ़े होगे, उसका अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। पावर को यहाँ इस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जस्ट इसके साइन को इसके साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी हो सकता है 1 माइनस एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका जो साइन है उसके साइन के साथ इसके साइन के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दो, दोनों नेगेटिव हो जाएगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। और दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और दोनों नेगेटिव तो भी यहाँ पॉजिटिव आएगा। 1 प्लस nx, ये याद रखना। ठीक है, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अब सेंटर पे तो आएगा नहीं, सेंटर वाला थोड़ा ना, x कुछ है ना, एकदम जीरो थोड़े ना है कि हम सेंटर वाला फार्मूला ले लेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो कि एक कह रहा है कि रेडियस r = 1 मीटर है, सेंटीमीटर में भी दे सकता है, हम ऐसे समझा रहे हैं आपको। ठीक है, और x जो है 10 मीटर हो जाएगा, तो x² कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x² 100 और r² 1 ही रह जाएगा, है ना, ये भी बहुत कम है। तो यहाँ पे हम x को देखेंगे, यहाँ पे देखो r² को कॉमन लो, यहाँ देखो b = म्यू नॉट NI r² अपान 2, r² को जब कॉमन लिए तो r² के पावर 3/2 आ गया, इनटू यहाँ देखो 1 प्लस x/r का पावर 3/2। समझे यहाँ तक। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट NI r² अपान, ये देखो r³ बच गया, और नीचे क्या रह गया 1 प्लस x/r। यहाँ देखो r² कॉमन लिए तो यहाँ r², यहाँ x² और r² होगा। ठीक है, सॉरी
यहाँ आर स्क्वायर कॉमन लिए तो आर स्क्वायर इसके बाद डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब देखो जब x बाई आर है ना, x बाई आर जो है कितना होगा, अच्छा यहाँ उल्टा ले लिए थे, सॉरी ठीक है ना, ये तो बहुत वाला केस हो गया, बड़ा वाला जब x बहुत डिस्टेंस पे था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे चेंज करना आप लोग, हमने ये चीज सही है, हमने यहाँ ले लिया था जो आपका सेकंड केस था, x बहुत दूर है ना। यहाँ पे x इक्वल टू 1 मीटर और r इक्वल टू 10 मीटर है ना, बात हुई है। अब क्या हो जाएगा, r बहुत ज्यादा हो जाएगा, x बहुत कम हो जाएगा, r स्क्वायर और ज्यादा हो जाएगा, x स्क्वायर उसके रिलेटिव में और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x बाई आर 1/10 और उसका स्क्वायर करोगे तो 1/100, इस टाइप का कोई डेटा दिया रहेगा, ठीक है ना, 1 और 10 का भी रेशियो रहेगा तो आप आराम से ये थर्ड अप्रॉक्सीमेशन लोगे, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है ना, ठीक है। आप चाहोगे तो ओरिजिनल फार्मूला से भी कर सकते हो, भाई आर रखना है, एक्स रखना है, ये तो हरदम वैलिड है ना, ये तो हरदम वैलिड है, ठीक है। बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आएगा। देखो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। एक्स की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, जो भी दिया इसमें रखो वो तो आएगा ही आएगा, बट एक अप्रॉक्सीमेशन लगा लोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्लियर है ना। तो यहां देखो अब देखो एक्स बाई आर 1/10, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/100 के रेशियो में आ गया, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेशन अब हम लगा सकते हैं, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। इसका पावर कितना है 3/2। अब ये पावर 3/2 जब ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, यहाँ से देखो आर स्क्वायर से कट गया, एक आर बच गया, तो म्यू नॉट एन आई अपान 2r, म्यू नॉट एन आई अपान 2r, आर स्क्वायर से कट गया, एक आर बच गया, और इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर के पावर -3/2। अब हम कह सकते ना यहाँ x इज मच लेस देन r, तो एक्स स्क्वायर इज मच लेस देन आर स्क्वायर, एक और मच लेस देन लगा सकते हो, मच लेस देन आर स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। अब देखो तो एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर मच लेस देन 1, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स अभी बताया था, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ x इज मच लेस देन 1। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो 1 प्लस एन एक्स लिख देंगे, कितना म्यू नॉट एन आई बाई 2r। अब देखो 1 और ये प्लस है और ये इसका पावर माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, 3/2 n 3/2 है, x कितना है एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो एक बहुत बढ़िया आपका फार्मूला बन गया इस कंडीशन में कि इफ x इज मच लेस देन r, ठीक है, इसको यहां पे लिख देते हैं b एट एक्सेस पे ही तो निकाल रहे हैं, भले वो बहुत कम डिस्टेंस है, यहाँ पे x बहुत कम है r से, ठीक है। तो b एट एक्सेस इक्वल टू ये म्यू नॉट एन आई बाई 2r क्या है, म्यू एट सेंटर, b एट सेंटर, म्यू नॉट एन आई बाई 2r b एट सेंटर, बी सी है ना, ये क्या हो गया b एट सेंटर, 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और कोई अब डेटा आपको दिया रहेगा x और r का, वैसा तो देखो ये पहले जोड़ते हैं ना, फिर x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 निकालते, फिर उसको डिवाइड करते, ये देखो कितना इजीली निकल जाएगा, और एकदम अप्रॉक्सीमेटेड नियरेस्ट वैल्यू तक सही आएगा ये, ठीक है। तो b एक्सेस इक्वल टू बी सी
1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर 1/100 यहाँ रख के कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। इफ x इज मच लेस देन r, इफ x इज मच लेस देन r, ये x जो है इस रेडियस से बहुत कम है, इसके एक्सेस पे, इसके सेंटर से बहुत नज़दीक डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। जस्ट ऐसे यहाँ पे ये है लूप और यहाँ पे पॉइंट है बस। क्लियर है? चलो यहाँ तक नोट करो। तो हमने इसके सारे कंडीशंस डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे, ठीक है, और आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहो, ठीक है। लाइक भी करते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो, कमेंट भी करते रहो, और यदि कोई जान पहचान में हो तो उससे शेयर भी करते रहो, उसका भी फायदा होता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।